आज हम उस एक पल की चीर फाड़ करने वाले हैं जो हम दिन में सैकड़ों बार अनुभव करते हैं। एक क्लिक। सिर्फ एक क्लिक से आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। पर्दे के पीछे क्या होता है? आज हम इसी सफर को देखेंगे। ये सफर शुरू होता है आपके डिवाइस के दिमाग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से, और फिर ये हमें इंटरनेट की विशाल दुनिया में ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे 1969 का एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट आज हमारे हर डिजिटल इंटरैक्शन की नींव है, और कैसे आपका एक सिंपल सा रिक्वेस्ट अरबों डिवाइसेस के बीच से अपना रास्ता खोजकर सही मंजिल तक पहुंचता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ टेक्निकल सफर नहीं है, ये अलग अलग फिलॉसफीज की कहानी भी है। एक तरफ कंट्रोल्ड क्लोज सिस्टम्स हैं, दूसरी तरफ ओपन कम्युनिटी ड्रिवन इनोवेशन। हम इस पूरे आर्किटेक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लाइंट से सर्वर तक का सफर, आईएसपी की भूमिका और वो जादुई ट्रांसलेशन सिस्टम जो मशीनों की भाषा को इंसानों के समझने लायक बनाता है। हमारा मकसद सिर्फ क्या जानना नहीं, बल्कि क्यों और कैसे को समझना है, ताकि अगली बार जब आप क्लिक करें तो आपको पता हो कि आपने क्या क्या हरकत में ला दिया है। चलिए तो इस क्लिक के सफर की शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है ठीक हमारी उंगलियों के नीचे, हमारे डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम से। मोटे तौर पर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स की दुनिया में तीन बड़े खिलाड़ी हैं: विंडोज़, मैक ओएस एक्स और लाइनक्स। विंडोज़ और मैक तो सब जानते हैं, लेकिन ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या है, और ये लाइनक्स के ओपन सोर्स मॉडल से कैसे अलग है? यहाँ सिर्फ कोड की बात है या फिलॉसफी की भी? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ कोड का नहीं बल्कि सोच का फर्क है। विंडोज और मैक प्रोप्राइटरी हैं, जिसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का उनके सोर्स कोड पर पूरा कंट्रोल है। सिर्फ वही उसे देख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेच सकते हैं। उनका दाव एक कंट्रोल्ड, पॉलिश्ड और कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस पर है। वो कहते हैं हम आपके लिए सब कुछ डिजाइन करेंगे, आप बस इसे इस्तेमाल करें। और ये काम करता है। विंडोज दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओएस है, क्योंकि वो ज्यादातर पीसेस पर पहले से ही आता है। मैकओएस का मार्केट शेयर भले ही 9.5% के आसपास हो, लेकिन अपने इकोसिस्टम में वो एक प्रीमियम सीमलेस एक्सपीरियंस देता है। तो एक तरफ का कंट्रोल और पॉलिश है, लेकिन फिर लिनक्स आता है जो ओपन सोर्स है। अगर विंडोज़ और मैक इतने सफल हैं, तो लिनक्स जैसी चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? और अगर ये मुफ्त और इतना फ्लेक्सिबल है, तो ये डेस्कटॉप पर विंडोज़ को पछाड़ क्यों नहीं पाया? क्या आम यूज़र के लिए इसमें कोई कमी है? यहीं पर फिलॉसफी का डिफरेंस साफ दिखता है। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोड सबके लिए खुला है। कोई भी उसे देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये कम्युनिटी ड्रिवन इनोवेशन पर दांव लगाता है। इसी वजह से लिनक्स के सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे उबुंटू, मिंट, फेडोरा, जो अलग अलग दिखने और इस्तेमाल करने का अनुभव देते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं कि ये डेस्कटॉप्स पर क्यों नहीं छाया। इसका एक कारण है कि इतनी चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी एक आम यूजर के लिए मुश्किल हो सकती है। उन्हें एक बस चले वाला सिस्टम चाहिए। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। पर्दे के पीछे मतलब कहा? मतलब इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी में। दुनिया के ज्यादातर वेब सर्वर्स लिनक्स पर चलते हैं। आपके हाथ में जो एंड्रॉयड फोन है, उसका कोर भी लिनक्स ही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सब लिनक्स पर निर्भर हैं। तो भले ही वो आपके डेस्कटॉप पर ना हो, पर लिनक्स वो अदृश्य इंजन है जो आज के डिजिटल वर्ल्ड को चला रहा है। ये प्रोप्राइटरी मॉडल के कंट्रोल के जवाब में कम्युनिटी की आज़ादी का प्रतीक है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमारे लैपटॉप का ओएस, चाहे विंडोज़ हो, मैक हो या लिनक्स, उसकी असली ताकत तो तब सामने आती है जब वो बाहरी दुनिया से जुड़ता है, और यहीं से इंटरनेट की कहानी शुरू होती है। ये तो हम जानते हैं कि इसकी जड़ें 1969 के एक अमेरिकी मिलिट्री प्रोजेक्ट आरपानेट में हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट सिर्फ डेटा भेजने के बारे में नहीं था, है ना? उसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मकसद था। अक्षर का एक हिस्सा तबाह हो जाए, तो क्या बाकी हिस्से फिर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं? उन्हें एक डिसेंट्रलाइज्ड मजबूत नेटवर्क चाहिए था जो किसी एक पॉइंट ऑफ फेलियर पर निर्भर न हो। आरपानेट ने साबित किया कि यह संभव है, और आज का इंटरनेट उसी फंडामेंटल डिजाइन पर बना है। ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, जहां कोई एक एंटिटी से कंट्रोल नहीं करती। और आज इसका पैमाना हैरान करने वाला है। हर दिन लगभग 1.5 लाख नए यूजर्स जुड़ते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क असल में काम कैसे करता है? सोर्स इसके आर्किटेक्चर को 4 हिस्सों में बांटता है: बैकबोन, आईएसपीज, क्लाइंट्स और सर्वर्स। ये सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इनके बीच का डायनामिक क्या है? चलिए इसे एक फ्लो में समझते हैं। सबसे नीचे है द बैकबोन।
ये समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स और जमीन पर हाई बैंडविड्थ ट्रंक लाइंस का एक वैश्विक जाल है। ये इंटरनेट की सुपर हाईवेज हैं। लेकिन आप अपनी कार सीधे सुपर हाईवे पे नहीं ले जा सकते, आपको एक ऑन रैंप चाहिए। और वो ऑन रैंप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी। ये वो कंपनियां हैं जिनसे हम इंटरनेट कनेक्शन खरीदते हैं। एग्जैक्टली। आईएसपी उस बैकबोन से जुड़ा होता है और हमें यानी क्लाइंट्स को, हमारे पीसीज, लैपटॉप्स, फोन्स को उस हाईवे तक पहुंच देता है। और हम हाईवे पे कहाँ जा रहे हैं? हम सर्वर्स तक जा रहे हैं। ये पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जहां वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और सारा डेटा स्टोर होता है। तो पूरा मॉडल है, क्लाइंट आईएसपी के जरिए बैकबोन पर जाता है और फिर उस सर्वर तक पहुंचता है जिससे उसे जानकारी चाहिए। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल समझ में आता है, लेकिन ये थोड़ा सेंट्रलाइज्ड भी लगता है। सारी पास सर्वर्स और उन्हें चलाने वाली कंपनियों के हाथ में। क्या ये आरपानेट के उस ओरिजिनल डिसेंट्रलाइज्ड आइडिया के थोड़ा खिलाफ नहीं जाता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हाँ, आज का वेब काफी हद तक कुछ बड़ी कंपनियों के सर्वर्स पर चलता है जो सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन इंटरनेट का कोर प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी अब भी डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई भी अपना सर्वर सेटअप कर सकता है, कोई भी आईएसपी बन सकता है या आर्किटेक्चर इजाजत देता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल एफिशिएंसी के लिए बना है, लेकिन प्रोटोकॉल की डिसेंट्रलाइजेशन आज भी इनोवेशन की गुंजाइश देती है। अब असली सवाल यह है कि अरबों डिवाइसेस के इस जाल में हमारा रिक्वेस्ट सही सर्वर तक पहुंचता कैसे है? पता कैसे चलता है कि google.com का सर्वर कैलिफोर्निया में है या सिंगापुर में? जरूर, कोई एड्रेस सिस्टम होगा जैसे हमारे घरों का होता है, और यहीं पर टीसीपी/आईपी और आईपी एड्रेस की बात आती है। सोर्स इसे डॉटेड ऑक्टेट कहता है, जैसे 202.54.6.1। ये मशीनों का पता है, लेकिन जाहिर है हम इंसान ऐसे नंबर याद नहीं रख सकते। तो इस समस्या को हल करने के लिए डोमेन नेमिंग सिस्टम या डीएनएस बनाया गया। यहां लोग अक्सर डीएनएस को इंटरनेट की फोन बुक कहकर छोटा कर देते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक फोन बुक नहीं है, ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉल्ट टॉलरेंट और हायरार्कियल डेटाबेस है। ये इंटरनेट की सबसे शानदार और मजबूत इंजीनियरिंग में से एक है। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। डिस्ट्रीब्यूटेड और फॉल्ट टॉलरेंट का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटरनेट की ये फोन बुक किसी एक कंप्यूटर पर स्टोर नहीं है। इसकी हजारों कॉपीज दुनिया भर के डीएनएस सर्वर्स पर फैली हुई हैं। अगर एक सर्वर डाउन हो जाता है तो आपका रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पर चला जाता है। ये हायरार्किकल भी है। जब आप www.google.com टाइप करते हैं तो आपका कंप्यूटर पहले .com के सर्वर से पूछता है, फिर वो उसे google.com के सर्वर के पास भेजता है और फिर वो www का आईपी एड्रेस बताता है। ये एक बेहद कुशल सिस्टम है जो अरबों रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है। अगर ये सेंट्रलाइज होता तो एक फेलियर पूरे वेब को ठप कर सकता था। डीएनएस की डिसेंट्रलाइज प्रकृति ही वेब को जिंदा रखती है। तो आईपी एड्रेस मशीनों के लिए है और डीएनएस इंसानों और स्केलेबिलिटी के लिए। ये एक शानदार ट्रांसलेशन सिस्टम है। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एड्रेस सिस्टम है, लेकिन हम ज्यादातर लोग सीधे इंटरनेट से इंटरैक्ट नहीं करते, हम वर्ल्ड वाइड वेब से करते हैं। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये एक आम गलतफहमी है। इंटरनेट वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, तारें, राउटर्स, सर्वर्स। वर्ल्ड वाइड वेब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चलने वाली एक सर्विस है, एक एप्लीकेशन है। आप इंटरनेट के बिना वेब नहीं चला सकते, लेकिन इंटरनेट पर वेब के अलावा भी बहुत कुछ चलता है, जैसे ईमेल, एफटीपी और भी बहुत कुछ। वेब ने इंटरनेट को एक्सेसिबल बनाया। और इसे एक्सेसिबल बनाया वेब की कुछ कोर फीचर्स ने, जैसे कि हाइपरलिंक्स। एक मिनट, तो हाइपरलिंक से पहले क्या लोगों को एक पेज से दूसरे पर जाने के लिए पूरा एड्रेस टाइप करना पड़ता था? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। ये छोटा सा फीचर ही तो वेब को वेब यानी जाल बनाता है। बिल्कुल। हाइपरलिंक से पहले आपको गोफर जैसे सिस्टम्स में मेन्यू बाय मेन्यू नेविगेट करना पड़ता था या एफटीपी पर फाइल का पूरा पाथ टाइप करना पड़ता था। हाइपरलिंक ने पॉइंट एंड क्लिक रेवोल्यूशन ला दिया। इसके साथ ही मल्टीमीडिया का सपोर्ट आया, यानी टेक्स्ट के साथ इमेजेस, साउंड, वीडियो। और फिर आया बैकएंड स्क्रिप्टिंग। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन बेहद पावरफुल है। बैकएंड स्क्रिप्टिंग का एक अच्छा नॉन टेक्निकल उदाहरण क्या हो सकता है, क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन के अलावा? सोचिए, जब आप फ्लाइट बुक करते हैं, आप वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स डालते हैं। बैकएंड स्क्रिप्टिंग वो अदृश्य प्रोसेस है जो वेबसाइट को एयरलाइन के मैसिव रियल टाइम डेटाबेस से जोड़ता है, सीट की अवेलेबिलिटी चेक करता है, टैक्सेस के साथ प्राइस कैलकुलेट करता है और 10 मिनट के लिए आपकी सीट होल्ड करता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है।
ये वेब पेज को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से एक पावरफुल एप्लीकेशन बना देता है। वाओ! और इन सब चीजों को एक साथ पिरोता है यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब पर मौजूद हर चीज का यूनिक एड्रेस है। इसमें प्रोटोकॉल, HTTP, डोमेन नेम, nasa.gov और रिसोर्स का पाथ, इमेजेस, सब कुछ होता है। ये वेब की यूनिवर्सल एड्रेस लैंग्वेज है। सही कहा। और इन सब फीचर्स, हाइपरलिंक्स, मल्टीमीडिया, बैकएंड स्क्रिप्टिंग, प्लगइन्स, यूआरएल्स ने मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां जानकारी को एक्सेस करना और नेविगेट करना बेहद आसान हो गया। डीएनएस ने हमें नंबर से आज़ादी दी और www ने हमें कमांड लाइन से पॉइंट एंड क्लिक की दुनिया में पहुंचा दिया। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग-अलग समझ लिए हैं, ओएस की फिलॉसफी, इंटरनेट का आर्किटेक्चर, आईपी, डीएनएस का एड्रेसिंग सिस्टम और वेब के फीचर्स, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। सोर्स में दिए गए उदाहरण को लेते हैं। एक आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य एक सिक्योर सर्वर पर एक लॉजिस्टिक्स मैनुअल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। उस एक क्लिक के बाद की पूरी कहानी क्या है? चलिए उस क्लिक का पीछा करते हैं। जैसे ही वो सदस्य अपने लैपटॉप, जो हमारा क्लाइंट है, पर वेब एड्रेस टाइप करके एंटर दबाता है, सफ़र शुरू होता है। सबसे पहला काम उसके लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वो देखता है कि ये एक वेब एड्रेस है और रिक्वेस्ट को ब्राउज़र को सौंप देता है। ब्राउज़र सबसे पहले डीएनएस से संपर्क करता है। वो उस ह्यूमन फ्रेंडली नाम को लेता है और डीएनएस सर्वर्स के हायरार्किकल सिस्टम से होते हुए उसका मशीन रीडेबल डॉटेड ऑक्टेट आईपी एड्रेस ढूंढ निकालता है। अब हमारे रिक्वेस्ट के पास एक मंजिल का पता है, आईपी एड्रेस। इसके बाद रिक्वेस्ट लैपटॉप से निकलकर लोकल नेटवर्क के जरिए उस सदस्य के आईएसपी तक पहुंचती है। आईएसपी उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट की सुपर हाईवे यानी बैकबोन पर डाल देता है। और बैकबोन पर ये रिक्वेस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, शायद समुद्र के नीचे की केबल से होते हुए हजारों मील दूर। दुनिया भर के राउटर्स इस आईपी एड्रेस को देखकर फैसला करते हैं कि इसे अगले किस राउटर पर भेजना है, जब तक कि ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन उस सिक्योर सर्वर तक न पहुंच जाए। अब गेंद सर्वर के पाले में है। और सर्वर सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो रिक्वेस्ट रिसीव करते ही काम पर लग जाता है। यहाँ बैकएंड स्क्रिप्टिंग की भूमिका आती है। बिल्कुल। सबसे पहले सर्वर देखेगा कि ये एक सिक्योर मैनुअल का रिक्वेस्ट है। वो यूजर के क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा ताकि ये पक्का हो सके कि इस सदस्य को मैनुअल एक्सेस करने की इजाजत है। सिक्योरिटी चेक्स पास होने के बाद सर्वर अपने डेटाबेस में उस स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स मैनुअल को खोजेगा। और जब सर्वर को वो मैनुअल मिल जाता है तो वो उसे सीधे वापस नहीं भेज देता। वो इसे एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट के रूप में फॉर्मेट करता है, जिसमें टेक्स्ट, डायग्राम्स, इमेजेस सब कुछ हो सकता है। फिर ये डेटा पैकेट्स में टूटकर उसी इंटरनेट के रास्ते बैकबोन से आईएसपी और फिर क्लाइंट के लैपटॉप तक वापस भेजा जाता है। यूजर की स्क्रीन पर ब्राउजर उन पैकेट्स को जोड़कर पूरा मैनुअल डिस्प्ले करता है। और ये सब कुछ ओएस का कोऑर्डिनेशन, डीएनएस लुकअप, आईएसपी और बैकबोन पर सफर, सर्वर पर सिक्योरिटी चेक और डेटा रिट्रीवल और वापसी का सफर पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है। उस एक क्लिक के पीछे ये पूरा कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद व्यवस्थित आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। हमने ओएस की दुनिया से शुरुआत की और दो अलग-अलग फिलॉसफीज को समझा, विंडोज और मैक का कंट्रोल्ड प्रोप्राइटरी मॉडल और लिनक्स का ओपन सोर्स कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल जो पर्दे के पीछे इंटरनेट को पावर देता है। फिर हम इंटरनेट के आर्किटेक्चर में उतरे जिसे कोल्ड वॉर की जरूरतों ने जन्म दिया था। हमने इसके 4 स्तंभों को देखा, क्लाइंट्स, आईएसपीज, बैकबोन और सर्वर्स, जो एक रिक्वेस्ट एंड रिसीव मॉडल पर काम करते हैं। और हमने समझा कि डीएनएस सिर्फ एक फोन बुक नहीं बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड मास्टरपीस है जो आईपी एड्रेसेस की दुनिया को इंसानों के लिए एक्सेसिबल बनाता है। और अंत में हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरलिंक्स, बैकएंड स्क्रिप्टिंग और यूआरएस जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली अनुभव में बदल देता है। वो एक क्लिक का सफर इन्हीं सब परतों से होकर गुजरता है। ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर इंटरनेट का फंडामेंटल डिजाइन डिसेंट्रलाइज्ड होने के लिए बनाया गया था ताकि कोई एक पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, तो आज हम वर्ल्ड वाइड वेब पर
कुछ ही बड़ी कंपनियों के सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स और सर्विसेज पर इतने निर्भर क्यों हो गए हैं? क्या हम एफिशिएंसी और कन्वीनियंस के लिए ओरिजिनल विजन की मजबूती और आज़ादी से समझौता कर रहे हैं?